यस। सो चलो प्रॉब्लम जो आपको दिया हुआ है, लेट अस स्टार्ट। सी प्रॉब्लम, मिस्टर महेंद्र इज एम्प्लॉयड विद मेसर्स मिलियन ट्रेडर्स ऑफ एट ओपेरा हाउस मुंबई। इसका मतलब हमें यहाँ से समझ में आता है कि नेम ऑफ द एसएससी इज मिस्टर महेंद्र एंड ही इज अ प्राइवेट एम्प्लॉय। ठीक है, नेम ऑफ द एसएससी, ये मेरा प्रॉब्लम का शुरुआत। मिस्टर महेंद्र, ओके उसके बाद हम लोग लिखते हैं प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, सो वो हम लोग को सेम लिखना है जैसे असेसमेंट ईयर, it's 21-22, all you know this, then legal status and residential status। तो ये हमारा लीगल स्टेटस फिक्स्ड है। इंडिविजुअल, हम प्रॉब्लम इंडिविजुअल का कर रहे हैं, और रेसिडेंशियल स्टेटस आर एंड ओ आर। ओके, सो ये सब चीजें फिक्स्ड है हमारी। ठीक है, सभी प्रॉब्लम्स में रहेगा, सिर्फ नाम चेंज होता रहेगा। चलो अब देखते हैं। ही इज वर्किंग इन ओपेरा हाउस, ओके, सिंस 2010। As per the terms of contract, salary becomes due on the last day of every month। इसका मतलब क्या? Salary becomes due on the last day of the month। इसका मतलब क्या हुआ कि सैलरी हर महीने के आखिरी तारीख को, मतलब अगर मैं अभी ये मंथ चल रहा है अगस्त, जैसे ही 31 अगस्त आएगी, इसकी आखिरी तारीख रहेगी 31 अगस्त। ठीक है, सो जैसे ही 31 अगस्त आएगी मेरी सैलरी ड्यू हो जाएगी। अब ये बोलने की जरूरत नहीं है, इट इज अंडरस्टूड। ओके, इट इज अंडरस्टूड। ये क्यों बोला गया है? देखो सैलरी के लिए एक रूल है, प्लीज रिमेंबर दैट रूल। अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी आया तो ये पॉइंट आ सकती है। सैलरी बिकम्स टैक्सेबल on due or received basis whichever is earlier। प्लीज रिमेंबर ना, whichever is earlier, ये बात याद रखना। सैलरी becomes due on salary becomes taxable on due or received basis whichever is earlier। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात याद रखना कि अर्लियर जो भी रहेगा अकॉर्डिंगली आपकी सैलरी ड्यू हो जाएगी, आपकी सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। सो ये क्यों दिया हुआ है, जस्ट अंडरस्टैंड ये क्यों दिया हुआ है। देखो बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, जैसे ही 31 अगस्त आया, 31 अगस्त को 11:59 पे मेरे अकाउंट में मेरी सैलरी चली जाती है। उससे पहले भी कभी कभार अगर 8 बजे मेरा ऑफिस छूटता है तो 10 बजे 11 बजे मेरी सैलरी चली जाएगी। 10 बजे अगर मैं घर पे आती हूँ, यानी कि मेरा जॉब टाइमिंग सेकेंड शिफ्ट है 10 बजे 11 बजे तक, तो 11:59 तक, यानी कि वो लोग ड्यू बेसिस पे देते हैं, वो लोग रिसीव्ड बेसिस पे नहीं देते हैं। ड्यू बेसिस, आपकी सैलरी ड्यू हो गई ना 31 अगस्त 10 बजे 11 बजे आपकी छुट्टी हो गई, आपने काम कर लिया, अब आपका पेमेंट आपके अकाउंट में जाना चाहिए। सो वो लॉजिक लेके कंपनीज काम करती हैं। वॉट एवर इट इज, इस लॉजिक के हिसाब से आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपकी सैलरी जो टैक्सेबल है वो 12 मंथ्स की ही होनी चाहिए। मुझे जब भी सैलरी पे टैक्स देनी है, मुझे 12 मंथ्स की टैक्स देनी है। ओके, इसके लिए बोला हुआ है ड्यू और रिसीव्ड बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। कुछ घर में जैसे काम वाली बाई है, काम वाली बाई को हम सैलरी 5 तारीख 10 तारीख तक देते हैं, दूध वाले का अगले महीने का बिल इस महीने की 10 तारीख तक देंगे। सो ये अगर हम लोग का ये सिस्टम है तो रिसीव्ड बेसिस बिकम्स लेट, लेकिन ड्यू बेसिस बिकम्स फर्स्ट। ओके, सो ड्यू और रिसीव्ड बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर, ये हमारे टैक्सेशन का सिस्टम होता है। तो कंफ्यूज मत होना इस हिसाब से। अगर रिसीव्ड अर्लियर है, अर्लियर सैलरी रिसीव हो गई, जिसको आप बोलते हो एडवांस सैलरी, घर में शादी है, दिवाली का टाइम है और मैं एडवांस ले रही हूँ, तो 12 मंथ्स प्लस मान लो 2 महीने का आपने एडवांस लिया, तो आपको 14 मंथ्स की सैलरी के ऊपर टैक्स लगेगा। आप बोलोगे फिर ये 14 मंथ्स यानी कि 2 महीना नेक्स्ट ईयर में नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, सही बात है। नेक्स्ट ईयर में वापस नहीं लगेगा। नेक्स्ट ईयर का आपने एडवांस ले लिया ना, 2 महीने का एडवांस ले लिया, ठीक है। मान लो फरवरी में आपने, मार्च का तो सैलरी आया ही आया, आपने अप्रैल और मई का भी एडवांस ले लिया, तो वो टैक्स आपको उसी साल लग जाएगा।
अप्रैल और मई नेक्स्ट ईयर में आपको फिर टैक्स नहीं लगेगी, कभी भी डबल टैक्सेशन नहीं होता है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस रूल, सैलरी बिकम्स टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव्ड बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। इसके लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि एवरी मंथ के लास्ट डेट पे वो ड्यू होता है, तो मतलब नॉर्मल है हमारा सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Due to the financial crisis faced by the employer, Messrs. Millen Traders, the salary of March to May was paid on 31st May. He is entitled for the salary of 4,000 per month. मार्च से लेकर मई तक का सैलरी, इसका मतलब मार्च का सैलरी नहीं मिला। मार्च 2021 का सैलरी हो गया अरियर्स। अरियर्स मीन्स अनपेड। ओके, अरियर्स मीन्स अनपेड। अनपेड सैलरी रह गया, उसने पेमेंट नहीं किया, पेमेंट नहीं किया, मई में पेमेंट किया तो इसका टैक्स नेक्स्ट ईयर लगेगा। ओके, इसका टैक्स नेक्स्ट ईयर लगेगा। लेकिन अगेन पॉइंट कम्स, सैलरी ऑन ड्यू और रिसीव्ड बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। मार्च का महीना ड्यू तो हो गया ना, ओके, नॉट रिसीव्ड बट ड्यू, प्लीज रिमेंबर, नॉट रिसीव्ड बट ड्यू। ड्यू तो हो गया ना मार्च का सैलरी, सो अकॉर्डिंगली आपको उसके ऊपर टैक्स दिखाना ही पड़ेगा। इसको कैसे दिखाएंगे वो जरा हम लोग प्रॉब्लम के टाइम पे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 4,000 सैलरी है, नेट सैलरी 39,820 आफ्टर डिडक्शन ऑफ पीएफ 3,520, प्रोफेशन टैक्स 2,200 फॉर द पीरियड ऑफ 11 months, बोनस 8,000, अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन 4,000 फॉर शोइंग द प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड सेव द डे, shop from the during Diwali days, from fire during Diwali days, compensation of 6,000 due to modification of terms and conditions। तो जो भी हमें मिला है, बोनस मिला है, कॉम्पेंसेशन मिला है, अवार्ड मिला है, एम्प्लॉयर से आपको जो भी मिला है वो सब सैलरी करके टैक्स होगा। ठीक है, एम्प्लॉयर से जो भी मिला है वो सैलरी करके टैक्स होगा। तो चलो अब हम लोग प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस रुपीस। इस पर्टिकुलर कॉलम को मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ओके, और इन सबको हम बॉर्डर डाल देते हैं। yes. So now you'll be able to understand easily. Okay, सबसे पहले प्रॉब्लम क्लियर है। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। अब इसका हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं। अब देखो सॉल्यूशन में सबसे पहली पॉइंट आएगी आपकी, ओके, सो ऊपर हमने नेम ऑफ द एसएससी वगैरह सब लिख लिया। सबसे पहली पॉइंट आएगी आपकी नेट सैलरी फॉर 11 months। क्लियरली आपको दिया हुआ है 11 महीने की सैलरी है, तो ठीक है, 11 महीने की तो 11 महीने की हम लोग ऐड करेंगे 39,820। इसमें आप ऐड करोगे, इसमें से जो जो डिडक्टेड है, प्लीज रिमेंबर है, इसमें से क्या क्या डिडक्टेड है। दो चीजें डिडक्टेड है, एक है पीएफ। क्यों हमको ऐड करना है ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम हमेशा ग्रॉस सैलरी लेते हैं, वी डोंट गो फॉर द नेट सैलरी। ठीक है, प्रोफेशन टैक्स, दो चीजें कट की हुई है। पीएफ कट किया हुआ है 3,520 रुपए का, प्लीज अमाउंट चेक करते जाना, 3,520, और 2,200 रुपए आपका पीएफ डिडक्टेड है, सॉरी पीटी डिडक्टेड है। ओके, प्रोफेशन टैक्स डिडक्टेड है, सो ये अमाउंट आता है मेरा 45,540। प्लीज चेक द अमाउंट। मैं वहीं पे कैलकुलेटर पे करती जा रही हूँ, मे बी ऐसा हो कि मेरी मिस्टेक हो, तो आप चेक करते जाना। ठीक है, सो ये आ जाएगा हमारा ग्रॉस सैलरी, यस 45,540। निकिता यू आर राइट। सो ग्रॉस सैलरी आ जाएगा ये फॉर 11 months। लेकिन हम तो 11 months का नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 12th month का ड्यू तो हो गया, रिसीव नहीं हुआ है, मैं मानती हूँ, लेकिन ड्यू तो हुआ है ना। सो रिसीव्ड और ड्यू बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर, अभी अभी हमने सीखा था, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड सैलरी ड्यू फॉर मार्च 21।
ओके, मार्च 2021, इसको 20 आगे डाल देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ओके, मार्च 2021 का सैलरी हम लोग ड्यू बेसिस पे दिखा रहे हैं, बाकी सब रिसीव्ड बेसिस है, ये ड्यू बेसिस है। ओके, इसका मतलब मेरा टोटल सैलरी हो जाएगा 49,540। आप बोलोगे सैलरी ड्यू फॉर मार्च 4,000 क्यों? क्योंकि 4,000 पर मंथ हमारी सैलरी है। ठीक है, अभी तक कुछ डाउट है? प्लीज पूछ लो, अनम्यूट करो, पूछ लो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। टोटल ईयरली सैलरी आज नहीं तो कल ये टोटल हमारे हाथ में आएगी, अगर नहीं आई है तो आएगी। ठीक है, ड्यू हो चुकी है, रिसीव कभी भी होने तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ऐसे क्यों होता है? देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, बहुत बार ऐसा होता है कि ड्यू बेसिस पे पे करना गलत है। कैसे? आई जस्ट गिव यू एग्जांपल ऑफ जेट एयरलाइंस, किंगफिशर एयरलाइंस, सॉरी, किंगफिशर एयरलाइंस ने 2 साल तक सैलरीज नहीं दी थी। ये अभी की बात नहीं है, हम रिसेशन की बात कर रहे हैं। एयरलाइंस में रिसेशन पीरियड आ गया था, उनके पास पैसा नहीं था, न ही जॉब से निकाल रहे थे और न ही लोगों को सैलरी दे रहे थे। अगर ऐसे 2 साल मान लो मुझे सैलरी नहीं मिली, 1 साल सैलरी नहीं मिली। आई नो साधु बिला कॉलेज में एक टीचर थी जिसका केस चल रहा था और उसको 5 साल तक सैलरी नहीं मिली थी, लेकिन 5 साल के बाद वो केस जीत के आई एंड शी वाज सपोज्ड टू गेट ऑल द अरियर्स। कुछ 25 लाख रुपए तक के उसके अरियर्स थे। तो उस 5 साल तक वो टैक्स भरेगी क्या? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सो सैलरी शुड बी पेड ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। ड्यू हो गई सैलरी, वो रोज आती थी, साइन करती थी, सैलरी ड्यू होती थी, पर उसका पेमेंट नहीं होता था क्योंकि उसका कुछ क्लैश चालू था मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, कुछ लफड़ा चालू था, केस चालू था। सो वॉट एवर इट इज, ड्यू बेसिस के ऊपर अगर वो टैक्स भर देती है तो उसको आगे फाइन, पेनल्टी ये सब नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ड्यू बेसिस पे टैक्स नहीं भरेगी, मैडम क्या होएगा अगर टैक्स नहीं भरेंगे? तो कुछ नहीं होएगा, फाइन और पेनल्टी लगती है, दैट्स ऑल। क्योंकि ये कोई फ्रॉड नहीं है। ओके, हाँ, अगर आप फ्रॉड कर रहे हो तो फिर तो सीबीआई आ जाएगा, फिर पुलिस पकड़ेगा और सीआईडी वगैरह बैठेंगे, ऑल दैट थिंग्स विल गो अहेड। यहाँ पे हम कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ ड्यू बेसिस पे सैलरी पे टैक्स नहीं पे किया है। सो अकॉर्डिंगली वी विल बी फेसिंग द चार्जेस, दैट इज फाइन एंड पेनल्टी। ठीक है, वो फाइन एंड पेनल्टी एक 40% तक, वैसे 30% और ऐसे 40%, कुछ ऐसा पे करना पड़ता है, नथिंग मोर देन दैट। सो जस्ट रिमेम्बर दैट। सो यहाँ पे हमने चलो ड्यू बेसिस पे पूरे साल का दिखा दिया, ईयरली सैलरी। उसके बाद हमको मिला है बोनस। बोनस इज 8,000 रुपीज, चेक करते जाना। ओके, उसके बाद हमको मिला है अवार्ड, एम्प्लॉयर से मिला है। इसके लिए जो भी एम्प्लॉयर से मिलेगा अवार्ड के नाम पे मिले, क्या बोलते हैं, गिफ्ट के नाम पे मिले, ऑल दैट इज टैक्सेबल। एम्प्लॉयर से मिला हमें 4,000 रुपए। उसके बाद एड चार्जेस फॉर चेंजेस, ठीक है, जिसको आपने वर्ड दिया हुआ है कॉम्पेंसेशन। टर्म्स एंड एग्रीमेंट, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट चेंज हुआ है, उसके लिए कॉम्पेंसेशन दिया जा रहा है। मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में आपको मालूम है एग्रीमेंट होता है, बॉन्ड साइन होते हैं। ठीक है, मान लो आपको कल को समझ में आया कि नहीं ये एग्रीमेंट की पॉइंट गलत है, तो आपने उसको चेंज करवाया, सामने वाला बोलता है कि तुम्हारे कारण मैंने ये काम नहीं किया था, मुझे आप कॉम्पेंसेशन भर के दो इसका। तुम्हारे कारण मैंने कहीं और जॉब ज्वाइन नहीं किया, प्लीज गिव मी कॉम्पेंसेशन फॉर दैट। ठीक है, तुमने 3 साल का बॉन्ड बोला था, आप तुम बोल रहे हो नहीं बॉन्ड नहीं है, तो मैंने अननेसेसरी कहीं पे जॉब क्लियर छोड़ दिया। then what? Then in that case you can remove, you can take that compensation. कंपनी के एग्रीमेंट में अगर कुछ भी चेंजेस है, आपने चेंजेस की तो आपको कॉम्पेंसेशन भर के देना पड़ेगा। जैसे 3 महीने का नोटिस देना है जॉब छोड़ने के टाइम पे। बहुत सारे लोग जॉब इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ से छोड़ना चाहते हैं, तो कंपनी उनको ऑप्शन देती है कि आप ठीक है नेक्स्ट मंथ से छोड़ दो, 3 महीने का सैलरी हमको भर के दे दो, प्रोविडेंट फंड में से हम आपकी 3 महीने की सैलरी माइनस कर देंगे, या 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करो। बहुत बार कंपनी आपको अचानक निकाल देती है, आपको अचानक निकालना अलाउड नहीं है, 3 महीने का नोटिस देना है, तो कंपनी आपको बोलती है हम आपको कॉम्पेंसेशन भर के देते हैं, बट प्लीज डोंट कम टू अवर ऑफिस, आप हमारे ऑफिस का सत्यानाश करोगे। सो ये सब चीजें होती रहती है।
ओके, सो दिस इज समथिंग व्हाट यू कॉल कॉम्पेंसेशन. अब ये सब टोटल करने के बाद योर अमाउंट कम्स टू 67,540. मैं कैलकुलेटर पे कर रही हूँ, आप लोग प्लीज चेक करना. ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, ये हो गई मेरी ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी. इसमें से मुझे माइनस करने हैं डिडक्शंस, लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16. आपको मालूम है अंडर सेक्शन 16 हमारे 3 डिडक्शंस हैं. बार बार रिवाइज करेंगे वो डिडक्शंस, हमें याद पड़ जाएंगे कौन से डिडक्शंस हैं. एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है. यस, 67,540. यस अंकिता सुप्रिया, यू आर राइट. ओके, 3 डिडक्शंस हमारे कौन से हैं? एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक है एंटरटेनमेंट अलाउंस, एक है प्रोफेशन टैक्स. ठीक है. स्टैंडर्ड डिडक्शन, पहला डिडक्शन हम देते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन. स्टैंडर्ड डिडक्शन का रूल क्या है? 50,000 और सैलरी विच एवर इज लेस. 50,000 और सैलरी, यहाँ पे मेरी सैलरी है 67,540, तो मैं बोलूंगी उससे कम है 50,000, तो चलो 50,000 रुपया मेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन. ओके, सेकेंड डिडक्शन होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस. एक मिनट ना, इसको मैं बॉर्डर्स दे देती हूँ. यस, इसके बाद होता है सेकेंड एंटरटेनमेंट अलाउंस. एंटरटेनमेंट अलाउंस, क्या हुआ? कौन अनम्यूट हो गया है? प्लीज म्यूट योरसेल्फ. यस, एंटरटेनमेंट अलाउंस इसमें मिला ही नहीं है. मिला ही नहीं है तो डिडक्शन का सवाल ही नहीं उठता है. सबसे पहले आपके इनकम में होना चाहिए, तब हम एक्सपेंडिचर में देखेंगे. ठीक है, जब यहाँ पे मिला ही नहीं है तो डिडक्शंस का सवाल ही नहीं आता है, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे. उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोफेशन टैक्स की. प्रोफेशन टैक्स, अगर आप इसके सेक्शंस लिखना चाहो तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, इट इज अंडर सेक्शन 16(1). प्लीज म्यूट. राहुल शर्मा, म्यूट करो. यस, गलती से अनम्यूट हो जाता है. ठीक है. So under section 16(1), that is your standard deduction. Under section 16(2) is your entertainment allowance. Under section 16(3), section 16(3) is your profession tax. So profession tax हमें कितनी दी हुई है? हमने ऊपर माइनस की थी profession tax. ओके, ऐड किया था हमने प्रोफेशन टैक्स 2200 रुपए. तो वही 2200 रुपए, क्योंकि लास्ट मंथ की तो प्रोफेशन टैक्स का कुछ अता पता ही नहीं है. ठीक है, सो जितना माइनस किया था, जितना दिया हुआ है प्रॉब्लम में 2200, तो 2200 दैट अमाउंट यू हैव टू डिडक्ट. ये हो गया आपका टोटल 52,200. 52,200 जब आप माइनस करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा कितना? फाइनल आंसर 15,340. 15,340, that is your net taxable salary. Yes, 15,340, correct Supriya. So 15,340 is your net taxable salary. ठीक है. डिडक्शंस माइनस करने के बाद, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी में से डिडक्शंस माइनस करने के बाद आपका अमाउंट आया 15,340. दैट इज योर नेट टैक्सेबल सैलरी. ओके, कुछ डाउट है? पूछो. ये था हमारा प्रॉब्लम. देखो प्रॉब्लम में क्या किया है, एक बार वापस से हम लोग देख लेते हैं. पहले तो हमको नेट सैलरी दिया था, उस नेट को हमने ग्रॉस किया. ठीक है, 11 महीने का नेट था, पहले हमने 11 महीने का ग्रॉस किया. कैसे ग्रॉस किया? इसमें से जो जो माइनस किया हुआ था वो हमने ऐड बैक किया. क्या क्या ऐड बैक किया आपने? प्रोविडेंट फंड ऐड बैक किया, प्रोफेशन टैक्स ऐड बैक किया. यू गॉट ग्रॉस सैलरी फॉर 11 मंथ्स. इसमें हमने ऐड किया सैलरी ड्यू फॉर मार्च. क्यों? बिकॉज सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव्ड बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर. यहाँ पे ड्यू हो चुका है तो आपको ड्यू बेसिस पे लेना है. सॉरी, इसमें से आपको मिला टोटल ईयरली सैलरी. इस ईयरली सैलरी में आपने ऐड किया बोनस जो आपको मिला है फॉर द ईयर. एम्प्लॉयर से मिला है अवार्ड, वो हमने ऐड किया. टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट चेंज करने का हमको मिला है कॉम्पेंसेशन, वो हमने ऐड किया. सबको ऐड करने के बाद वी गॉट ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी 67,540. इसमें से हमने माइनस किए डिडक्शंस, दैट इज योर स्टैंडर्ड डिडक्शन और प्रोफेशन टैक्स. स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें मालूम है, यहाँ तो 50,000, यहाँ तो सैलरी. तो यहाँ पे सैलरी 67,540 है तो 50,000 ही लेना पड़ेगा. 50,000 लिया हमने.
उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स माइनस कर दिया, दैट मीन्स टोटल हमारा नेट टैक्सेबल सैलरी आ गया 15,340. वेरी इजी प्रॉब्लम. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क, अदरवाइज वी कैन वाइंड अप विद द लेक्चर. पार्टिसिपेंट्स का क्लिक ले लो. ओके, एनीवन एल्स? कोई भी डाउट है प्लीज बी फ्री टू आस्क. यस, रिकॉर्डिंग्स में डालूंगी, कल का और आज का दोनों पेंडिंग है. दोनों रिकॉर्डिंग्स में डाल के गूगल क्लासरूम पे आप सेम ड्राइव में जाके चेक कर सकते हो. नो इश्यू एट ऑल. सेम ड्राइव पे आपको सब मिल जाएगा. ठीक है, आज का प्रॉब्लम मैं यूट्यूब पे डालूंगी और आपको लिंक भेजती हूँ. नो प्रॉब्लम. You can just go through if at all you want, and any issues you have, please be free to message me at any point of time. आप अपना मैसेज खाली वो स्क्रीनशॉट निकाल के उसको हाईलाइट करो, ये मैडम कैसे आया, और मुझे भेजो. आई कैन आंसर एट व्हाटएवर टाइम. जैसे ही मेरे हाथ में मोबाइल आएगा नॉर्मली इमीडिएटली मैं आंसर्स देती हूँ, लेकिन फिर भी समझो थोड़ा इधर उधर भी हुआ तो यू विल गेट आंसर विद इन द डे. ओके, चलो, टेक केयर, गुड बाय. विल एंड अप एक दिन और, एक दो प्रॉब्लम हम और करेंगे सैलरी के, 2 दिन समझो और. ठीक है, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट विद कॉमर्स अगेन. कॉमर्स का थोड़ा पोर्शन पीछे है, 1 यूनिट हुआ है, उसका 1 यूनिट कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर वापस टैक्स पे आ जाएंगे. ठीक है, चलो, आई एम स्टॉपिंग विद द शेयर. टेक केयर, गुड बाय.